हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो से हम कक्षा 10 की जो गणित है चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की जो प्रश्नावली 3.1 है। नई एनसीईआरटी में 3.1 है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में ये प्रश्नावली 3.2 हुआ करती थी। बेसिक पूरी चीज़ों को समझेंगे, सभी उदाहरणों को करेंगे और प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं दो चर, ठीक है, आप जानते होंगे कि चर क्या होता है, ठीक है ना, और अचर क्या होता है। यहाँ पर एक वर्ड आया है दो चर। चर का मतलब क्या हुआ, जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, t हो गया, u हो गया, v हो गया, ये सब हमारे चर होते हैं। दो चर बोला होगा तो प्रश्न में ना कोई दो चर आएगा, x हो गया या y हो गया, कोई भी प्रश्न में दे सकता है, दो चर होंगे। अचर आप जानते हैं, अचर क्या होता है, बेसिकली जो भी संख्या है उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे ये 2 हो गया, -1/3 हो गया, √3 हो गया, ये सभी संख्या हमारी क्या है, अचर है। समीकरण युग्म, समीकरण के बारे में हम जानते हैं, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। अब इसका जो व्यापक रूप होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि भैया व्यापक रूप क्या होता है। रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, ठीक है, यहाँ पर देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। समीकरण है तो बराबर 0 लगाना पड़ेगा। देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो x है, ये जो y है, ये हमारे क्या है, ये हमारे चर हैं, ये हमारे क्या है, चर हैं। यहाँ पे ये जो x और y है ना, x और y ये हमारे क्या है, चर हैं। और ये जो a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, देखो दो समीकरण है, ठीक है, ये दो समीकरण है ना, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, युग्म कहा जाता है। तो ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब क्या होता है, जो भी चर होगी उसकी घात कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, रैखिक कहा जाता है। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक किसे कहते हैं, जब चर की घात अधिकतम घात एक हो उसे हम रैखिक कहते हैं। यहाँ x और y की घात कितनी है, एक है, तो इसे रैखिक कहेंगे। अगर इसका हम ग्राफ खींचें, ग्राफीय रूप अगर हम बनाना चाहें किसी भी एक समीकरण का, तो देखो आपको एक टिप्स बताता हूँ। जब भी चर की घात, जब भी ना चर की घात एक होगी, ठीक है, तब उसका जो ग्राफीय रूप होगा ना, वो क्या होगा, एक रेखा को निरूपित करेगा, हमेशा एक रेखा बनाएगा। वो रेखा आड़ी तिरछी कैसी भी हो सकती है, ऐसी ऐसी ऐसी, किसी भी प्रकार की रेखा हो सकती है, ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, किसी भी प्रकार की रेखा हो सकती है। और देखो, कम से कम अगर एक रेखा में बनानी है तो एक रेखा बनाने के लिए हमें कम से कम कितने बिंदु चाहिए, दो बिंदु चाहिए, क्योंकि जब हम दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो जाके एक रेखा बनती है। अभी ग्राफ बनाने के लिए आएगा ना, कक्षा 9 में आपने ग्राफ सीखा होगा। स्कूल में जब आप पढ़ रहे होगे, तो कोचिंग में जब पढ़ रहे होगे, तो टीचर आपको तीन तीन बिंदु निकालने के लिए बोलता है। देखो, निकालने के लिए तो 10 निकाल दो, 20 निकाल दो, 50 निकाल दो, लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपको दो ही निकालना है भाई। हमारे लिए बोर्ड एग्जाम में हर एक सेकंड कीमती होता है। एक बिंदु निकालने के चक्कर में फालतू टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको बिंदु दो ही निकालने हैं एक समीकरण से, दो से ज़्यादा नहीं निकालना है। अगर कोई टीचर बोल रहा है ना कि दो से ज़्यादा निकालना है, तो भाई वो निहायत ही बेवकूफ़ टीचर है। ठीक है, फटाफट उससे निपटाओ, बाहर आ जाओ, किसी और से पढ़ लो, उससे तो बिल्कुल मत पढ़ना। ठीक है, वो आपका बेड़ा गर्क कर देगा। अगर कोई भी टीचर ऐसा बोल रहा है तो, कि भाई दो से ज़्यादा निकालो, नहीं, दो ही निकालने हैं, दो से ज़्यादा नहीं निकालने एक समीकरण से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, जब हम अभी इस ग्राफिक की बात करेंगे, जो समीकरण अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है, जैसे जो समीकरण हमारे पास होता है, सपोज करो मेरे पास समीकरण है 2x प्लस का 3y माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, और एक ले लिया मैंने 3x माइनस का 2y प्लस 5 बराबर 0। ये मेरे पास दो समीकरण है, ध्यान से देखिएगा भाई। तो यहाँ से क्या होता है, अगर हम तुलना करेंगे तो हमारे पास a1 क्या होगा, a1 क्या होगा, x का गुणज। ठीक है भैया, b1 क्या होता है, y का गुणज। ठीक है, c1 क्या होगा, ये अचर पद को हम c1 कहते हैं, c कहते हैं। फिर आ जाओ, a2 क्या होगा, दूसरे वाले
x का गुणज 3, b2 क्या होगा y का गुणज -2, c2 क्या होगा अचर पद 5। तो ये अगर हमें समीकरण दे रखे हैं तो इस प्रकार हम तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो बच्चों, कोई भी अगर दिक्कत हो, चिन्ह के साथ, चिन्ह का भी ध्यान रखना है, तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है, ये a2 b2 c2 a1 b1 c1 हम निकालते हैं, फिर हम तुलना करते हैं। अगर हमें रेखाओं को देखकर बताना है कि ये किस प्रकार के होंगे, इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये ठीक है, इसका ग्राफीय रूप कैसा होगा, ये इसके कितने हल होंगे, ये संगत होंगे या असंगत होंगे, वो हम कैसे बता सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इस पर प्रश्न आते ही आते हैं, एग्जाम में हर साल आते हैं। देखो, अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, तो क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है और उसके अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, जब जब हल होगा तब तब संगत होगा, जब हल नहीं होगा तो संगत नहीं होगा। और देखो बच्चों, इसका जो ग्राफीय रूप होता है ना, इसका जो ग्राफीय रूप होता है वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है। वो क्या होती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर देखो a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, परंतु c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है, तो रैखिक समीकरण युग्म असंगत होता है और इसका कोई हल नहीं होता, क्योंकि ये समांतर रेखा होती है। ये क्या होती है, समांतर रेखा होती है। तो इसमें लिख देना, ये होती है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, यहीं पे लिख दो, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है पहले वाले में। दूसरे वाले में होती है समांतर रेखा। ठीक है, देखो प्रतिच्छेद करती है और एक बिंदु पे ही प्रतिच्छेद करती है ना, तो एक हल होता है। इस वजह से अद्वितीय का मतलब एक हल, और समांतर में कभी प्रतिच्छेद कर ही नहीं रही है, सड़क के दो किनारे कभी मिलेंगे ही नहीं, जब टच हो ही नहीं रहा तो हल ही नहीं होगा। इसी वजह से कोई हल नहीं होता। समांतर रेखा दूसरे वाले का कंडीशन, कोई हल नहीं यानी कि असंगत। जब कोई हल नहीं होगा तब होगा असंगत। अगर तीनों बराबर हैं, ठीक है, तीनों अगर बराबर होते, a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के, बराबर है c1 बट्टे c2 के, तो इसके अनेक हल होते, अनंत हल होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक रेखा गई है, इसी के रेखा के ऊपर और एक रेखा आ जाती है, तो इसे संपाती रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, संपाती रेखा। एक रेखा है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा ऐसे आ गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, संपाती रेखा कहेंगे। ओके, बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये चीज होती, संपाती रेखा में अनंत बिंदुओं पर छूता हुआ आ जाता है, इसी वजह से इसके अनंत हल होते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ मैंने लिखा है, देखिए, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो बिंदु दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, यानी कि एक बिंदु पे ऐसे प्रतिच्छेद कर रही हैं तो अद्वितीय हल होगा। इसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा या प्रतिच्छेदित रेखा लिख सकते हो शॉर्ट में। ठीक है, अगर रेखा समांतर हो, ऐसी दो रेखाएं हो, ये पहली वाली रेखा है, ये दूसरी वाली रेखा है, कभी इसको टच कर नहीं रही है, तो इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, और ये असंगत होता है। ठीक है, समांतर रेखा की बात कर रहा है, ये समांतर रेखा है। यदि रेखाएं संपाती हैं, संपाती रेखा का मतलब एक रेखा ये गई, दूसरी रेखा इसके ऊपर से गई टच करती हुई ऐसे। ठीक है, तो ये हो गई संपाती रेखाएं हैं, तो उसके अपरिबद्ध रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, और ये फिर क्या हो जाता है, संगत हो जाता है। ये भी लिखवा दिया, ये भी हो गया। अगर इतनी बेसिक चीजें अगर आपको आ गई तो आप ये प्रश्नावली हंसते हंसते बना दोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि, अगर आपके पास रैखिक समीकरण युग्म है, दो समीकरण है, उसको हल करने की 3 विधि है, 3 नहीं 4 विधि है। देखो बेसिकली एक तो देखो दो, एक तो यहाँ आपका गणितीय विधि में आ जाता है, एक अलग और एक विधि है जो कि है ग्राफी विधि। ठीक है, अलग क्या है, ग्राफी विधि। ग्राफी विधि है और बाकी 3 विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। ठीक है, नई एनसीईआरटी बुक में वज्रगुणन विधि सिलेबस में नहीं है, और नई एनसीईआरटी बुक में बोर्ड एग्जाम में ग्राफी विधि पर आधारित प्रश्न है वो भी नहीं आते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड के बच्चे हो और ये प्रश्नावली देख रहे हो, अगर आप झारखंड बोर्ड के बच्चे हो ये प्रश्नावली देख रहे हो, तो ये सारा है आपको, आपके सिलेबस पर सारा है। प्रतिस्थापन विधि भी है, विलोपन विधि भी है, वज्रगुण विधि भी है और ग्राफी विधि भी है। लेकिन मैं सिखाऊंगा सब कुछ और आप भी सीखो बच्चों। अगर आप सोच रहे हो कि हमारे सिलेबस पे नहीं, हम नहीं सीखेंगे, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ी कर रहे हो। सीखोगे तो आपका ही फायदा है, क्योंकि फ्यूचर में ये सब चीज़ें काम देंगी। ठीक है, नॉलेज लेने से बढ़ता है। हालांकि पेपर में तो दो ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सीख लो, आसान है, आगे काम देगा। अभी सीख लो, रिवीजन के तौर पे सिर्फ यही दो रिवाइज करना, इनको मत करना। ठीक है, लेकिन ये जो प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्रगुण विधि है, ये हम आगे के प्रश्नावली में सीखेंगे और पढ़ेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10 गणित का क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण की युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ग्राफ के द्वारा हल करना है। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, इसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन जिससे हमें ज्ञात करना है, ठीक है, जिस विधि से हमें ज्ञात करना है, वो विधि का नाम क्या है? ग्राफी विधि। तो सबसे पहले मान देखो, हमारे पास क्या है? कक्षा 10 है। ठीक, कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं, जिनमें लड़के हैं और लड़कियां हैं। ठीक, मैंने क्या किया कि मैंने लड़कों की संख्या को x मान लिया और लड़कों की संख्या को y मान लिया। कोई दिक्कत नहीं होगी और वही हमें निकालना है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा माना माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या क्या है? x, तथा लड़कियों की संख्या हमने क्या मान ली? y मान ली। ये तो अभी माना मानी ही चला, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। बताइए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन चीज पे। प्रथम शर्तानुसार जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही प्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, क्या बोला गया है? देखो, कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार ये प्रश्न में छुपा हुआ है। कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास? कुल विद्यार्थी हमारे पास 10 हैं। यानी कि अगर लड़के और लड़कियों को हम जोड़ दें तो वो किसके बराबर होना चाहिए? 10 के बराबर होना चाहिए। लड़के हैं x, लड़कियां हैं y, इनको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? 10 के बराबर आएगा। फिर आ जाते हैं द्वितीय शर्त अनुसार। ये जो पहला शर्त है, ये प्रश्न में छुपा हुआ है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कई बच्चे समझ नहीं पाते इस चीज को। फिर क्या बोला है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या, लड़की की संख्या को हमने y बोला है कि लड़कियों की संख्या ना लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। ठीक है, तो हमें निकालना है। तो y का मान क्या आ गया? देखो, x+4 आ गया। पहले प्रश्न बोला था, प्रश्न से हमने समीकरण निकाल दिया। ठीक है, बीजगणितीय रूप कहते हैं इसको। जो समीकरण होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? बीजगणितीय रूप। ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी आ सकते हैं कि बीजगणितीय रूप में लिखिए। बीजगणितीय रूप का मतलब होता है समीकरण बनाना। बन गया, समीकरण बन गया। अब हमें क्या करना है? ग्राफी विधि से हल करना है। तो हर समीकरण से 2 बिंदु निकालना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 से। देखो, समीकरण 1 क्या है हमारे पास? x+y बराबर 10, ये है ना हमारे पास। ठीक, और यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण नंबर 2। ठीक, पहला समीकरण है। तो मैंने आपको बोला था ग्राफ। देखो बच्चों, मैंने ग्राफ उदाहरण के 3 क्वेश्चन हैं, वो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। हो सकता है वीडियो एडिट करते वक्त मैं उसको स्टार्टिंग में डालूं या बाद में डालूं, आप देख लेना एक बार। ठीक है, अब देखिए करा दिया मैंने। अब क्या होता है, एक्स और वाई के मान जब भी आप ग्राफी विधि से हल करोगे तो पूर्णांक के रूप में निकालना होता है। एक्स का मान ऐसा मानना है कि वाई का मान भी कोई पूर्णांक ही आए। तो मैं क्या करूँगा, देखो
मैंने क्या किया, x का मान मैंने मान लिया 0, 0 मानो यहाँ पर, x की जगह पर 0 रखा, ये y है, इधर है 10, ठीक है। तो y का मान मुझे कितना मिल गया, 10 मिल गया, ठीक। फिर तो बिंदु मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे बिंदु पहले x आता है, बिंदु में क्या आता है, पहले x आता है फिर y आता है। तो x का मान मैंने 0 माना, y मुझे मिला है 10, पहला बिंदु आ गया। पुनः अब की बार मैंने y बराबर 0 मान लिया है इस समीकरण में, तो y की जगह पे 0 रखोगे, x y की जगह 0 रख दिया, x प्लस 0 x होता है, x का मान क्या आ गया 10। तो बिंदु Q हमारा क्या हो जाएगा, पहले x आता है और y मेरे पास क्या है, 0 है, 0 माना था। तो इस समीकरण से दो बिंदु निकल गए, ठीक है। अब आ जाओ समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 क्या है मेरे पास, समीकरण नंबर 2 है मेरे पास, देखो आप इसको ढंग से लिख दो, कोई नहीं, इसी से हो जाएगा। y बराबर क्या है, x प्लस 4 है, ठीक। ये तो और भी आसान है, देखो इसको मैं ऐसे डब्बे में भी लिख सकता हूँ, ऐसे डब्बे वाला भी सिखा देता हूँ, कई टीचर ऐसे डब्बे बना के सिखाते हैं। देखो अगर मैं x का मान यहाँ 0 मानूंगा, x का मान मैंने 0 माना, तो 0 प्लस 4 क्या होता है, 4। पी क्यू आर बिंदु जो होगा, x पे 0 है, y पे 4, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ तो हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, x का मान अगर मैं 1 मान लेता हूँ, तो 1 प्लस 4 कितना होगा, 5, तो y का मान हो जाएगा 1,5, ये बिंदु हो गया एस। अब इन दोनों बिंदुओं को ना ग्राफ पेपर में खींचना है, और मेरे पास ग्राफ पेपर में है ही नहीं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में ग्राफ पेपर नहीं दिखा सकता मैं, ठीक है। तो फिर भी थोड़ा कोशिश करते हैं चित्र बनाने की, ठीक है, थोड़ा कोशिश करते हैं चित्र बनाने। देखिए इधर x का मान क्या होगा, प्लस में, और इधर x का मान होता है माइनस में, ऊपर y का मान प्लस में, इधर हमारा y का मान क्या होता है, नेगेटिव में, और ये हमारा केंद्र है। देखो ग्राफ सबसे बेस्ट निकलेगा आपके ग्राफ पेपर में ही, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उसके बिना आपका हल नहीं हो पाएगा। ओके, सो देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ 2, 2 का अंतर ले रहे हैं, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे भी लेता हूँ 2, 4, 6, 8 और ये 10, इधर आ जाएगा माइनस के 2, -4, -6, -8, 2 का अंतर ले रहे, माइनस का 2, -4, -6। पहले वाले बिंदु में आ जाओ, पहला वाला बिंदु क्या है मेरा, x पे 0 है, y पे 10, ये x पे 0, y पे 10, प्लस का 10, ये बिंदु आ गया पहला p, ठीक है। फिर क्या है, x पे 10 जाना, y पे 0, x पे 10 गए पॉजिटिव है, और y पे जाना ही नहीं, y पे 0, क्यों। अब हमें क्या करना है, स्केल लेना है, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है ग्राफ पेपर में। तो ये पहली रेखा है, समीकरण का नाम क्या है हमारे, पहला वाला x प्लस वाई बराबर 10। फिर आता दूसरे वाले पे, x पे 0 है, y पे 4, x पे 0 है, y पे 4, ये बिंदु है मेरा क्या है, r। फिर क्या है, x पे 1 है, आधा, यहाँ 1 होगा, और y पे 5, इसके ऊपर जाना है, यहाँ पर 5, ठीक है, इसके ऊपर जाना है, 5 जाना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ कहीं पे जाएगा ना, x पे 1 गया, y पे 5, ये बिंदु हो जाएगा आपका ऐश। हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी है, रेखा खींच देनी है, ऐसा जाएगा, और इसका समीकरण का नाम लिख देना है। ये क्या है, दूसरे वाला, दूसरा है y बराबर x+4, y बराबर x+4। अब आप देखो इस समीकरण ने यहाँ पे कट किया है, तो ये x में कितना गया और y में कितना गया, ये हमें देखना है, ये x में और ये y में कितना गया। x में यहाँ पर आएगा देखना 3, जब देखोगे ना ढंग से, x की तरफ कितना हो गया होगा 2, और इधर आएगा 3, x में गया है 3 और y में गया होगा 7, 6 के ऊपर यहाँ तक देखो 6, यहाँ तक 7, तो y में गया है 7, तो ये जो बिंदु होगा 3,7, ठीक है। आप क्या लिख दोगे, चूंकि प्रतिच्छेदित बिंदु कितना है, 3,7, यानी कि x आपका 3 है और y आपका 7 है। x आपने क्या माना था, x आपने लड़के माने थे, तो लड़के आपके हो जाएंगे 3, और लड़कियां आपकी कितनी हो जाएंगी
7। ये आ जाएगा आपका आंसर ग्राफी विधि से। बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आपका कटान बिंदु मिलेगा ना, 2 समीकरण जहाँ कट कर दिए वही कटान बिंदु आपका हल होता है। कैसे पता करेंगे? इससे यहाँ लाइन डालोगे, फिर देखोगे एक्स में कितना गया और वाई में कितना गया। एक्स में 3 गया है और वाई में कितना गया है, 7 गया है। ये आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य निकालना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, मान लेते हैं, माना एक एक पेंसिल एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपए, तथा एक कलम का मूल्य, ये हमने मान लिया y रुपए है। कोई दिक्कत? एक कलम के मूल्य अगर x रुपए, दो कलम का मूल्य क्या होगा, 2x। क्यों? देखो, एक टॉफी की कीमत 2 रुपए है, तो 2 टॉफी की कीमत कितनी होगी, 4, 2 दूनी 4। अगर एक कलम का मूल्य x रुपए है तो 2 कलम का मूल्य क्या होगा, 2 और x को गुणा कर देना है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं पहले शर्त में, प्रथम शर्तानुसार। इसको भी ग्राफी विधि से हल करना है। प्रथम शर्तानुसार। ठीक, प्रथम शर्त में क्या बोला गया है, 5 पेंसिल यानी कि 5x और 7 कलम यानी कि 7y, इनको अगर टोटल करते हैं दुकानदार को मुझे कितना रुपए देना पड़ता है, 50 रुपए देना पड़ता है। ठीक है, समीकरण नंबर 1, 5 कलम का मूल्य और 5 पेंसिल का और 7 कलम का जो कुल मूल्य है वो 50 है। कुल के लिए प्लस आ गया। अब आ जाते हैं द्वितीय शर्तानुसार। इसमें बात करते हैं। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है भाई, कि 7 x और 5 कलम यानी कि 5y का मूल्य कितना है, 46 रुपए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये पहले वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा समीकरण अलग अलग है। और मैंने अभी आपको बोला है कि समीकरण जो बनेंगे उसके लिए जो बिंदु निकालोगे वो बिंदु पूर्णांक में होना चाहिए। अगर आपसे प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि हल निकालिए ग्राफी विधि से, तो बिंदु पूर्णांक में ही होने चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर समीकरण, और ये आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करेगी, कितना प्रैक्टिस आप कर पाते हो प्रश्न बिंदु निकालने की। 5x + 7y = 50। ठीक है, 50 है तो 5 का गुणज होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने y को 0 मान लिया, y को 0 मान लिया, 7 y की जगह 0 रख दिया। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, 5x, 7 × 0 0, 50। तो यहाँ से 5x में 0 जोड़ेंगे तो 5x ही आ जाएगा। ठीक है, और ये 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 5 कम 5 0, तो x का मान क्या आ गया, 10। x का मान क्या आ गया, 10 आ गया। तो जो पहला वाला बिंदु है, x आपको 10 मिला और y आपने 0 माना था, p बिंदु मिल गया। ठीक है, अब x आप दोबारा, अरे यार x 10 आया ना। ठीक है, x आप 10 और y आप दोबारा 0 नहीं मान सकते। ठीक है, 7 × 5 = 35, 35, हाँ 15 घटा दो। ठीक है, तो देखिए ऐसे दिमाग पे कैलकुलेशन करना पड़ता है कि अगर मैं 7 का गुणज कैसे होगा, 7 × 5 = 35 होते हैं। तो अगर यहाँ 35 होता है तो कट जाएगा, 35 होने के लिए x का मान अगर मैं 3 मान दूँ तो 5 × 15 उधर के घट जाएगा। ऐसे दिमाग पे कैलकुलेशन होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और ये तभी आएगा जितने आप क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, एकदम से नहीं आता है। ठीक है, मैं फिर क्या करूँगा, पुनः माना क्या, x की जगह पर मैंने 3 मान लिया, कुछ भी मान सकते हो आप। तो 5x की जगह मैंने 3 रख दिया, और y हमें निकालना है, तो 5 × 3 = 15। ठीक है, तो
प्लस के 15 इधर के माइनस का 15 हो गया, घटाएंगे तो आ जाएगा 35। ठीक है, 7 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 7 पंजे 35। तो y का मान कितना आ गया भाई, 5 आ गया। तो जो अगला बिंदु P के बाद Q बिंदु जो आएगा, x आपने 3 माना था और y आपको कितना मिला है, 5। ठीक है, ओके। तो पहले समीकरण से 2 बिंदु आपके आराम से निकल गए, पहले समीकरण से 2 बिंदु निकल गए। अब आपको दूसरे वाले समीकरण से भी 2 बिंदु निकालने हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 से क्या है, समीकरण नंबर 2 7x प्लस के 5y बराबर 46 है। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। अब इससे 2 बिंदु निकालना पड़ेगा। अब x का मान 0 मानोगे तो 5 का गुणज नहीं है, y का मान 0 मानोगे 7 चंग 42 होता है, ये नहीं है। तो मैं क्या करूं, 10 नहीं होगा, सोचना पड़ेगा बच्चों, ऐसे दिमाग में फट से नहीं आता ना, सोचना पड़ता है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, 8 माना, x के जगह पे मैं क्या मान लेता हूँ, 3 7 21, हाँ 3 मान लिया मैंने, x की जगह पे मैंने 3 मान लिया। देखो क्या हो जाएगा 7। सोचना पड़ेगा भाई, एकदम से दिमाग में नहीं आएगा, मेरे नहीं यार, आपके कहाँ से आ जाएगा, सोचना पड़ेगा। 7 या 21, 5 का गुणज मिल जाए ना, बन जाए, इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ। तो यहाँ 5y, ये प्लस के 21 तरह के माइनस का हो गया। तो देखो 46 में से 21 घटाओगे तो क्या, 6 में से 1 या 5 और ये 2, 5 गुणे में 10 के बट्टे में आ गया 5 बजे 25। तो y का मान आ गया 5। तो जो बिंदु आ जाएगा पी क्यू आर बिंदु, x आपने 3 माना, y आपको 5 मिला। ठीक, फिर से मानना है, पुनः माना, और जरूरी नहीं x का मान आप प्लस में मानो, y का मान प्लस मानो, माइनस बी में भी आप मान सकते हो, वो आपके क्वेश्चन में निर्भर करेगा। ठीक है, देखो मैं मान लेता हूँ 7 8 56 ना, हाँ y का मान मैं मान लेता हूँ -2। देखो क्या हो जाएगा 7x, y की जगह मैंने 2 माना और इधर क्या है 46 है। देखो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ 46 है। ठीक है, 5 दूनी 10, देखो माइनस का 10 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 10, ये हो जाएगा 56, 7 8 56, x का मान कितना आ गया 8 आ गया। तो ये देखो पी क्यू आर एस, x आपको 8 मिला और y आपने -2 माना था। ठीक है, अब ये बिंदु आपको मिल गए। अब इन बिंदुओं को आपको कहाँ दर्शाना है, इन बिंदुओं को आपको ग्राफ पेपर में दर्शाना है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचना है ना हमें। जो बिंदु है हमारा, बड़ा सा बड़ा बिंदु हमारा 10 ही हमें दिख रहा है, और वो भी इधर। ठीक है, सो और y का मान सबसे बड़े से बड़ा 5 ही है। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 0 है, ये x अक्ष है, इधर x का मान नेगेटिव में, उधर पॉजिटिव में, ऊपर y का मान पॉजिटिव में, नीचे y का मान नेगेटिव में होता है, इधर x का मान नेगेटिव में। ठीक है, समान दूरी पे लेते हैं, ग्राफ पेपर में आपको ये पता है, ये y का मान ऊपर पॉजिटिव में, नीचे आ जाएगा आपका y का मान नेगेटिव में। ठीक, अब बिंदु पे आ जाओ। पहला वाला बिंदु क्या है मेरा, x पे 10 जाना है, y पे 0, x पे 10 गए, y पे जाना ही नहीं, ये पहला बिंदु है। उसके बाद दूसरा जो बिंदु 3,5, x पे मुझे 3 जाना है, ठीक है, और y पे मुझे 5 जाना है। x पे 3 गए और y पे 5, इसी के सीधे में यहाँ पर 3,5, ये बिंदु का नाम क्या है, क्यू। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि दोनों समीकरण में एक बिंदु हमें स्टार्टिंग में 1 दिख गया था, 3
3,5 इस वाले में भी है, 3,5 उस वाले में भी है, तो आपका जो उत्तर आएगा वो 3,5 ही आएगा। ठीक है, ये पता चल गया पहले से ही। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच देनी है। समीकरण का नाम क्या है पहले वाले का, 5x प्लस के 7y बराबर 50। ये पहले वाले का समीकरण लिख दिया। अब दूसरे वाले पे आ जाओ। पहला वाला बिंदु यही 3,5 है, इसका नाम क्या दिया मैंने, दिया r। और अगला वाला बिंदु क्या है, x पे 8 जाना है और y पे 2 जाना है। ये x पे 8 गए, y पे 2 नीचे यहाँ कहीं पर 2 के सीध में, ये x पे 8 गए और y पे -2। इसका नाम क्या है, एश। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है, मिलाती हुई रेखा खींचनी है। ठीक है, और इस समीकरण का नाम लिख दोगे क्या है, 7x प्लस के 5y बराबर क्या है, 46। तो इस समीकरण ने और इस समीकरण ने यहाँ पर कट किया। ठीक है, तो ये x पे कितना गया 3 और y पे कितना गया 5, उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु बोलो या प्रतिच्छेदित बिंदु बोलो, क्योंकि उभयनिष्ठ बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु वो कितना है, 3,5 है, यानी x में 3 y में 5, x बराबर 3 होगा और y बराबर 5 होगा। यानी कि एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 3 रुपये, और एक कलम की कीमत कितनी है, 5 रुपये। लास्ट में लिख दोगे। अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये और एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। कह रहे अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या फिर समपाती हैं। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर आपका 2 है। ऐसे प्रश्नों में क्या करना है कि बराबर के दाईं तरफ हमेशा 0 ही रखना है, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, a1 a2 लिखना है। a1 कितना है यहाँ, x का गुणज 5, a2 कितना है, y का गुणज -4, और a2 लिख रहा हूँ यार, देखिए ये हमारा क्या है a1, ये है हमारा b1, सॉरी बच्चों, हाँ। फिर आपका c1, c1 क्या है 8, फिर a2 x का गुणज 7। सो गाइस जो b2 है y का गुणज कितना है यहाँ पर 6 है, और c2 हमारा कितना है अचरपद -9 है। तो a1 क्या होता है, b1 क्या होता है c1, a2 b2 c2 निकालना सीख गए आप। a1 क्या होता है x का गुणज, b1 क्या होता है y का गुणज, c1 अचरपद, a2 क्या होता है दूसरे वाले का x का गुणज, b2 क्या होता है y का गुणज, c2 क्या होता है अचरपद। अब हमें क्या करना है, अनुपात निकालनी है, a1 बट्टा a2 निकालना है। a1 है 5, a2 है 7, फिर निकालना b1 बट्टा b2, b1 है -4, b2 है 6। तो यहाँ देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, ये चीज़ इसके बराबर है नहीं है, बराबर होती तो फिर से आके c1 बट्टा c2 निकालोगे। लिखेंगे चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, तो ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। ऐसी एक रेखा आएगी प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, इसमें क्या होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल। ठीक, और एक हल है तो ये क्या होगा संगत। प्रश्न में आपसे यहीं तक पूछा है कि कैसी रेखा होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का मतलब होता है अद्वितीय हल, यानी कि संगत। जब जब हल होता है तो संगत होता है। दूसरे नंबर पे आ जाओ, समीकरण नंबर 1, यह है समीकरण नंबर 2। हमारे पास देखो क्या है, चूंकि a1 क्या है x का गुणज 9, b1 क्या है y का गुणज 3, c1 क्या है हमारे पास 12, a2 क्या है हमारे पास 18, b2 क्या है हमारे पास y का गुणज 6, और c2 हमारे पास क्या है 24। ठीक है, देखिए अब आएंगे a1 बट्टा a2 निकालो, 9 बट्टे 18, 9 एक कम 9,
9 दूनी 18, B1 बट्टा B2 निकालो। B1 कितना है 3, B2 है 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। C1 बट्टा C2 निकालो, 12 बट्टे में 24, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24। ये तीनों क्या है, 1 बट्टा 2 1 बट्टा 2 1 बट्टा 2 बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2। ये किसकी कंडीशन होती है, ये होती है समपाती रेखा की। ठीक है, ये समपाती रेखा है और समपाती रेखा होगी तो अनेक हल होंगे। अनेक हल है ना, तो ये क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, A1 कितना है, x का गुणज 6, B1 कितना है, y का गुणज -3 और C1 क्या है भाई, अचर पद 10। फिर आ जाओ A2 क्या है मेरे पास, x का गुणज 2, B2 मेरे पास क्या है, y का गुणज। कुछ जब गुणज ना हो तो एक होता है, एक चिन्ह को भी देखिए -1। C2 क्या है मेरा 9। अब आते हैं प्रश्न में, चूंकि A1 बट्टा A2 निकालो, 6 बट्टा 2, 2 3 6। B1 बट्टा B2 निकालो, -3 बट्टा -1, माइनस से माइनस कटा 3 आ जाएगा। C1 बट्टा C2 निकालो, C1 है 10, C2 है 9। तो देखो 10 बट्टा 9 है, स्टार्टिंग के दो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है तीसरे वाले के, तो क्या लिखेंगे, चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 परंतु बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। ठीक है, अर्थात ये क्या है, समांतर रेखा है। समांतर रेखा ऐसी होती है ना, समांतर रेखा है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं है यानी कि ये क्या है, असंगत। जब कोई हल नहीं होता है तो असंगत होता है। ओके बच्चों, ये भी हो गया। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। सेम ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आता ही आता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में आ जाता है, 2 नंबर में आ जाता है। कह रहे हैं अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। बोल दिया उसने, अनुपातों की तुलना करके बताओ। तो देखो दिया है, क्या लिखेंगे, समीकरण को पहले ढंग से लिखना है। देखो बराबर की उस तरफ 0 नहीं है, हमें 0 बनाना पड़ेगा। जो भी उठा है उधर है, उठा करके इधर लेके आना पड़ेगा। 3x प्लस के 2y, 5 प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, -5, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है। ये समीकरण नंबर 1 है। उसके बाद दूसरा क्या है, 2x -3y और प्लस के साथ इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के साथ। ठीक है जी, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हुआ। A1 क्या है, x का गुणज, B1 क्या है, y का गुणज, चिन्हों का भी ध्यान रखना है। C1 क्या है, -5। A2 क्या है, x का गुणज, B2 क्या है, y का गुणज -3। C2 क्या है, -7। ठीक है, अब देखिए, अब हमें तुलना करनी है अनुपातों की। A1 बट्टा A2 निकालो, A1 है 3, A2 है 2। B1 बट्टा B2 निकालो, B1 है 2, B2 है -3। तो यहीं से आपको पता लगेगा क्या कि भैया ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो आप लिखोगे चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, यानी कि कंडीशन होती है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा की। ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, ऐसी होती है रेखा, और इसका क्या होता है, केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल, केवल
एक हल, और केवल एक हल है, तो ये क्या होगा भाई, ये हमारा क्या होगा भाई, संगत होगा। दूसरे में आ जाओ, बराबर की उस तरफ है, उसे उठाकर बाईं तरफ लाना है। दिया है, क्या दिया है हमें, हमें दे रखा है 2x माइनस के 3y प्लस का जो 8 है वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 8। फिर आपका है 4x माइनस का 6y प्लस का 9 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 9। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, चूंकि a1 क्या है, x का गुणज, b1 क्या है, y वाले का गुणज, और c1 क्या है, अचर पद। फिर आ जाओ a2, a2 क्या है, दूसरे वाले का x का गुणज, b2 क्या है, दूसरे वाले का y का गुणज, और c2 क्या है मेरा, माइनस के 9। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, a1 बट्टा a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, b1 बट्टा b2, b1 कितना है माइनस का 3, b2 है माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 कट गया। फिर आ जाइए c1 बट्टा c2, माइनस के 8 माइनस के 9, तो ये आ गया 8 बट्टे 9। आप देखेंगे कि भैया स्टार्टिंग के तो बराबर है, तीसरा वाला बराबर बिल्कुल भी नहीं है, तो हम आगे क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 परंतु बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, यानी कि ये समांतर रेखा है। समांतर रेखा है, ऐसी रेखा होती है, समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। अब जब कोई हल नहीं है तो बच्चों क्या होता है, ये असंगत। जब कोई हल नहीं है तो ये क्या होगा, असंगत होगा। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्नावली को एक बार दोबारा देखिएगा, प्रश्नों को एक बार दोबारा देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ। पहले निकालते a1 बट्टा a2, a1 मेरा क्या है, x का गुणज 3 बट्टा 2, और a2 मेरा क्या है, x का गुणज 9। देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, अब आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, 3 एक कम 3, और ये आ जाएगा 2 गुणा 9, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, ऊपर बचा 1, 2 तिया 6 आ गया। फिर निकालो आप b1 बट्टा b2, b1 क्या है, भाई का गुणज 5 बट्टे 3, और b2 क्या है, माइनस के 10, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, इसकी गुणा इसके साथ, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो 5 कम 5, 3 गुणा माइनस के 10, इसकी गुणा इसके साथ, 5 कम 5, 5 दूनी 10, देखो ये माइनस है, ऊपर बचा 1, 3 दूनी 6, 1/6 1/6 बराबर है नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, अर्थात ये क्या होगा, प्रतिच्छेदित रेखा होगी। और जब प्रतिच्छेदित रेखा होती है तो एक हल होता है, केवल एक हल, और एक हल जब है, जब जब हल होगा तब संगत होगा। समांतर के केस में बस क्या होता है भाई, असंगत होता है। ये वाला पार्ट भी हो गया, चौथा वाला पार्ट करते हैं। सो यहां से देखिए a1 बट्टा a2 निकालोगे, b1 बट्टा b2 निकालोगे, और c1 बट्टा c2 निकालोगे। a1 क्या है, x का गुणज 5, a2 क्या है, माइनस के 10, x का गुणज 5 कम 5, 5 दूनी 10, b1 आ जाओ, y का गुणज माइनस का 3, b2 क्या है 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, बराबर आ गए। आगे वाले पे आ जाओ, प्लस के 11 इधर के क्या होगा, माइनस के 11, और माइनस के 22 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 22, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, तीनों बराबर है।
चूंकि A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 बराबर है C1 बट्टा C2। जब तीनों बराबर होता है तो कंडीशन उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समपाती रेखा। उसे हम क्या कहते हैं भाई? समपाती रेखा। और समपाती रेखा है यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, अनंत बिंदु पर टच कर रहा है। अनंत बिंदु पर जब टच करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समपाती रेखा कहते हैं। और अनेक हल होता है। हल जब एक हो या अनेक हो, हल होना चाहिए। और जब जब हल होता है तब क्या होता है? संगत होता है। बड़े आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? होमवर्क है मेरी तरफ से। देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कौन कौन कमेंट में दे पाता है, ठीक है? मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है। आपको बताना है कि ये समपाती रेखा होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, या समांतर रेखा होगी, संगत होगी या फिर असंगत होगी। कमेंट में ये पूरे आंसर आपको देने हैं, ठीक है? देखते हैं किस बच्चे का सही आंसर आ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमसे क्या बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अगर संगत है ना तो उसको ग्राफीय विधि से हल करके आंसर लाके दिखाना है, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जो समीकरण हमें दिया है वो हम लिखेंगे। दिया है समीकरण क्या है हमारे पास? x प्लस वाई बराबर, प्लस का जो 5 है वो इधर के क्या हो जाएगा? -5, ठीक है? समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद अगला समीकरण क्या है? 2x प्लस का 2y, और जो प्लस का 10 है इधर के क्या हो जाएगा? -10 बराबर 0, ठीक? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे अनुपात, ठीक है? अब हम क्या निकालेंगे? अनुपात A1 बट्टा A2। देखो A1 क्या है? x का गुणज जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है A1, और A2 क्या है? x का गुणज 2। फिर आ जाएंगे B1 बट्टा B2। B1 क्या? y का गुणज कुछ नहीं है तो 1 है प्लस का, और यहाँ y2 का गुणज क्या है? y का गुणज है 2, तो B2 हमारा क्या हो जाएगा? 2। फिर आ जाए C1, अचर पद कितना है? -5, और C2 कितना है? -10। 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये तीनों क्या है? बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2, अतः यह समपाती रेखा है। जब बराबर होते हैं तीनों तो कैसी रेखा होती है? समपाती रेखा होती है। समपाती रेखा होती है तो अनेक हल होते हैं, ठीक है? और जब अनेक हल होते हैं तो संगत होता है, और जब संगत है तो ग्राफ विधि से दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना? क्या बोले? अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। अब हमें ग्राफी विधि से दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, और यहाँ लिखूंगा मैं समीकरण 2 से। अब थोड़ा सा सिंपल विधि भी आपको सिखाऊंगा। जब समीकरण आसान होती है तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई, और जब ग्राफ खींचते हैं तो अचर पद दाईं तरफ रखा जाता है, तो यह है 5। अब आपको क्या बनाना? डब्बा बनाना है। यहाँ x और यहाँ y। देखो x का मान 0 मानेंगे तो x छुप गया, y का मान क्या आ गया? 5। y का मान 0 मानेंगे तो y छुप गया, x का मान क्या दिख रहा है? x का मान दिख रहा है 5। तो ये बिंदु P होता है और ये बिंदु Q होता है। पहला बिंदु 0,5, दूसरा बिंदु 5,0। अब आ जाइए समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या है? 2x प्लस 2y बराबर है 10। इस पे भी मैं वही करूँगा, ठीक? इस पे भी मैं वही करूँगा। यहाँ x मान लें, यहाँ y। देखो x का मान मैं 0 मानूंगा, जिसके मान को हम 0 मानते वो गायब हो जाता है। x के मान को मैंने 0 माना तो x गायब हो जाएगा, बचेगा 2y। x को छुपा दो ना, 2y, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, तो y का मान आ जाएगा 5। ये बिंदु आ गया R। आप कहोगे सर ये बिंदु तो समान आ रहा है। कोई बात नहीं, क्योंकि अलग अलग समीकरण है तो अलग अलग समीकरण में बिंदु समान आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेम समीकरण पे बिंदु समान नहीं होने चाहिए। अगर 0,5 एक बार आ चुका है तो दोबारा नहीं आना चाहिए,
दोबारा वो मान नहीं मानोगे आप, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, y के मान को मैं 0 मानता हूँ। y मैंने 0 मानूंगा तो ये y वाला छुप जाएगा, क्या बचेगा 2x, 2×5 = 10। तो ये बिंदु आ गया एश। देखो ये बिंदु और ये बिंदु सेम टू सेम आ रहे हैं, हालांकि अलग अलग समीकरण है लेकिन समपाती है ना। इधर x का मान प्लस में होता है, इधर x का मान माइनस में, ऊपर y का मान प्लस में होता है, नीचे y का मान माइनस में। अब आपको बिंदु दिखाना है समान दूरी पे, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 -1 -2, ठीक है। ये ग्राफ पेपर में दिखाना है आपको। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ग्राफ पेपर हल करने की डिटेल में, और उसको मैं कॉपी पेन में कराऊंगा ताकि आप और अच्छे से सीख पाओ। उस वीडियो को बनाने के बाद लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है, तो मज़ा ही आ जाएगा। पहला बिंदु क्या है, x पे 0 है, ये 0 होता है, और y पे +5 है, बिंदु का नाम हमारा है P। और फिर x पे 5 है, y पे 0, x पे +5 गए और y पे जाना ही नहीं है। फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक क्या खींचेंगे, रेखा, पटरी की मदद से ऐसे मिला के रेखा आप खींच दोगे। समीकरण का नाम क्या है, x + y = 5। अच्छा, दूसरा जो समीकरण है उसमें भी तो वही बिंदु है, x पे 0, ये बिंदु आपका क्या आ जाए, ये बिंदु है आपका R, और यही बिंदु आपका H भी है, सेम खींचोगे तो 2x + 2y = 10। तो दूसरा जो समीकरण है वो भी यही होगा, इसी के ऊपर से गया, तो दोनों बिंदुओं को टच कर, सभी बिंदुओं को टच करते हुए जा रहा है, इसीलिए इसके अनंत हल है, ठीक है। एक ही समीकरण जब होता है तो उसके अनंत हल होते हैं। जब कभी भी प्रश्न में सिर्फ एक ही समीकरण दिया हो, x + y = कुछ दिया गया हो और 4 ऑप्शन दे दिया गया आपसे, जब सिर्फ एक समीकरण होगा तो उस केस में अनंत हल होंगे, ठीक है। अगर आपको मैं बता दूं, यहाँ लिख दूं मैं x + 2y = 10 लिख दूं, और आपसे बोलूं इसके कितने हल होंगे बताओ, तो इसके अनंत हल होंगे। x का मान कुछ मानोगे, y का मान कुछ आ जाएगा, कुछ भी हम मान सकते हैं अपने हिसाब से। तो जब एक ही समीकरण हो तो उस स्थिति में अनंत हल होते हैं। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ जाता है। जब सिर्फ एक समीकरण हो, समीकरण कुछ भी हो सकता है, उस स्थिति में अनंत हल होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्या बोल रहा है, देखो ये है और ये है, इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले देखिए, ठीक है, हमारे पास क्या है, अ, दिया है, पहले इसको ढंग से लिखेंगे, है ना। हमारे पास x -y +8 इधर के -8 हो गया, और उसके बाद अगला है 3x -3y +16 इधर के -16 हो गया। देखिए, चूंकि a1/a2 निकालो, b1/b2 निकालो, और c1/c2 निकालो। a1 कितना है, x का गुणज कुछ नहीं है तो 1 होता है, और a2 कितना है, दूसरे वाले x का गुणज 3, b1 कितना है, y का गुणज कुछ नहीं है तो 1, चिन्ह माइनस का है, और ये b2 कितना, -3, माइनस से माइनस कटा, 1/3, c1 कितना है, -8, c2 कितना, -16, माइनस से माइनस कटा, 8 कम 8, 8 दूनी 16। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि भैया स्टार्टिंग के दो तो बराबर है, ठीक है। जब स्टार्टिंग के दो बराबर है तो आप क्या लिखोगे, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये क्या होगा, ये होगी समांतर रेखा, और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं है तो क्या है भैया, ये है असंगत, ठीक है बाबू, ये क्या है, असंगत है। अगर ये असंगत है तो इसको हम हल नहीं कर सकते। प्रश्न में बोला है जो संगत है उसको ही ग्राफी विधि से हल करना है, किसी दूसरे वाले को मत कर देना। ये तो प्रॉपर ढंग से दिया ही हुआ है ना, प्रॉपर ढंग से ये दिया हुआ है। अब इसमें आ जाते हैं, चूंकि a1/a2 निकालो, a1 क्या है, x का गुणज 2, उसका क्या है 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर निकालो b1/b2,
वाई का गुणज 1 और वाई का गुणज उस वाले का क्या माइनस के 2। तो देखो ये चीज़ बराबर नहीं है, ये प्लस का ये माइनस का है ना। लेकिन चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो तो ये किसकी कंडीशन होती है बच्चों? तो ये कंडीशन होती है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा की। प्रतिच्छेदित रेखा, और प्रतिच्छेदित रेखा में क्या होता है? केवल एक हल होता है, केवल एक हल। और जब केवल एक हल है तो क्या होगा? ये संगत होगा। और जब संगत है तो प्रश्न में क्या बोला है कि ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, चूंकि समीकरण 1 से, और यहां लिख देता हूं मैं समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस का y माइनस का 6 इधर के क्या होगा बच्चों? प्लस का 6। और समीकरण 2 क्या है? 4x माइनस के 2y माइनस के 4 उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस के 4। डब्बा बनाते हैं, पॉइंट्स निकालने हैं ना दोनों में से। देखिए मैं क्या करता हूँ, x के मान को मैंने 0 माना, x के मान को 0 माना तो x मेरा क्या हो गया? छुप गया। y बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक, y बराबर 0 मानूंगा तो y छुप गया, 2x बचेगा, 2 3 6। y को 0 मानूंगा, y छुप जाएगा, 2 3 6। तो ये बिंदु P आ गया, ये बिंदु Q आ गया। बेसिक कैलकुलेशन इतना तो आना ही चाहिए, कक्षा 10 में पढ़ते हो। ठीक, अब इस वाले में आ जाओ, x को मैंने 0 मान दिया, x मेरा छुप गया, 2y गुणे में आ गया ना, तो 2 गुणे में था कि बट्टी में आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। फिर आज देखो y का मान मैंने 0 माना, y छुप गया, 4x में से 0 घटाएंगे 4x बचेगा, 4 एकम 4। तो ये बिंदु R आ गया, ये बिंदु ऐसा आ गया। अब इसको आपको ग्राफ पेपर में खींचना है। x का मान इधर प्लस में, इधर माइनस में, ऊपर y का मान प्लस में, नीचे y का मान माइनस में, और ये हमारा केंद्र है। फिर हमें बिंदु सबसे बड़ा सा बड़ा जो बिंदु y में 6 है, 1 2 3 4 5 6। फिर देखो इधर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर -1, x का माइनस में मान -1 -2 -3 -4 बराबर दूरी पे लेना होता है। ठीक है, तो पहला बिंदु क्या है मेरा भाई? x पे 0 है, y पे 6। x पे 0, y पे प्लस में 6 गया है, ये मेरा पहला बिंदु है P। और फिर क्या है? x में प्लस के 3 गया है, और y पे 0, y पे गया ही नहीं है, x पे 3 गया है और y पे ऊपर गया ही नहीं है। ये बिंदु आ गया मेरा Q। हमें क्या करना है? इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचनी है सीधी, और समीकरण का नाम लिख देना है 2x प्लस वाई बराबर 6। अगला बिंदु क्या है? x पे 0 है, y पे 2, x पे 0, y पे माइनस के 2 है, ये बिंदु आ गया R। फिर h कितना है? x पे 1 है, y पे 0, x पे 1 y पे 0, ये h। अब हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच देनी है, और समीकरण का नाम लिख देना है। क्या है समीकरण का नाम? 4x माइनस के 2y बराबर 4। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये जो बिंदु गई है, देखो x पे कितनी गई है और y पे कितनी गई है, वो हमें देखना है। देखो x पे कितनी गई है? ये 2 गई है, और y पे भी कितनी गई है? 2 गई है। तो ये बिंदु आ जाएगा 2,2। ठीक है, चूंकि प्रतिच्छेदित बिंदु x पे कितना गया है? 2, और y पे कितना गया है? देखो 2 गया है। ठीक है ना, 1,2, तो 2,2 है, यानी कि x का मान आपका 2 है और y का मान आपका कितना है? 2 है, आंसर। ठीक है, x बराबर 2, y बराबर 2 किसी भी समीकरण में रखोगे ये संतुष्ट करेगा। ठीक है, अगर बाएं पक्ष में रख के देखो, समीकरण ये वाला ले लो, 2x प्लस वाई, एक्स की जगह पे 2 रखो
y की जगह पे 2 रखो, 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना आ रहा है 6। तो बायां पक्ष रखने पे दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए, आ रहा है, जांच भी करके दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। देखिए ये ऑलरेडी सिंपल दे रखा है ना, समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 निकालो। a1 बट्टा a2, a1 क्या x का गुणज 2 और a2 कितना है x का गुणज 4, तो 1 कम 2 2 दूनी 4। b1 बट्टा b2 निकालो, y का गुणज b1, इस वाले y का गुणज b2, माइनस से माइनस कटा, 2 1 कम 2 2 दूनी 4। c1 बट्टा c2 निकालो, c1 कितना है माइनस का 2 अचरबद, और इधर है माइनस के 5, माइनस से माइनस कटा, 2 बट्टे 5 आ गया। चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 परंतु बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, तो ये किसकी कंडीशन होती है? ये कंडीशन होती है समांतर रेखा की, कंडीशन होती है समांतर रेखा की। अगर ये समांतर रेखा है तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, और जब कोई हल नहीं है तो ये क्या है भैया? ये है असंगत, और असंगत है तो हमें ग्राफ नहीं खींचना है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आ रहा है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, और इसका जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं, विमाएं बोले तो लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी है। देखो बाग जो बोला है, ठीक है, वो किस आकार का है? वो आयताकार है, आयत के आकार का है। ठीक है, ये हमारा आयत है, ये हमारी क्या हुई? लंबाई हुई। ठीक, ये लंबाई हुई और ये हमारी क्या हुई? चौड़ाई हुई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रश्न में ये बोला गया है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जो लंबाई है वो किस पर निर्भर कर रही है? चौड़ाई पर निर्भर कर रही है, तो जिस पर निर्भर करती है उसको हमें मान लेना होता है। ठीक है, उसको हमें क्या करना होता है? मानना होता है। तो हम लिखेंगे माना जो चौड़ाई है, ठीक है, माना जो चौड़ाई है वो x मीटर है। ठीक है, चौड़ाई को हमने x मान लिया, इसलिए जो लंबाई होगा प्रश्नानुसार क्या बोला है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यही बोला है। और प्रश्न में क्या बोला है कि अर्ध परिमाप, ठीक है, दिया क्या है हमें? दिया है खेत का, खेत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप वो हमें 36 दे रखा है। अच्छा अच्छा, अर्ध परिमाप आयताकार है, आयत का अर्ध परिमाप होता है लंबाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है, कक्षा 6-7 में हमने पढ़ा होगा। ठीक है, सो देखिए लंबाई को हम, हमारे पास कितना है? लंबाई हमारे पास x प्लस 4 है, और चौड़ाई हमारे पास कितना है? x है। तो ये x और ये x कितना हो जाएगा? 2x, और ये जो प्लस के 4 है उधर के क्या हो जाएगा? माइनस के 4, तो यहाँ बचा 32, ये जो 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 छंग 12। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, x का मान 16 आ गया। अतः चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई x बराबर कितनी हो गई? 16 मीटर हो गई। इसलिए लंबाई क्या होगी? लंबाई हमारे पास x प्लस 4, x का मान 16 है, प्लस 4 जोड़ दो, 16 और 4 कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। तो जो आयत की विमा होगी लंबाई 20 होगी और चौड़ाई आपकी 16 मीटर होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसे 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे एक रैखिक समीकरण दी गई है आपको, ऑलरेडी ये समीकरण आपको दिया हुआ है, 2 चरों में एक ऐसी और एक रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण निम्नलिखित जैसा हो। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो, ठीक है, समांतर हो और संपाती हो। ठीक है,
चलिए इसको हम करते हैं। जो समीकरण हमें दिया है, देखो दिया क्या है हमें, एक समीकरण दिया है और एक समीकरण बनाना है ताकि ऐसा हो जाए। दिया है 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। इसलिए तो हमारे पास a1 क्या है, a1 2 है, b1 कितना है 3 है, और c1 कितना है हमारे पास माइनस के 8 है। क्योंकि प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्नानुसार जो कंडीशन होगी, मैं भी आपको ट्रिक भी बताऊंगा एक, क्या बोला है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा में क्या होता है कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बट्टा b2 के। यही तो केस होता है, यही कंडीशन होता है ना। इसलिए तो जो हमारा आंसर होगा, जो दूसरा समीकरण होगा आंसर, उसका एक ट्रिक, इसका देखो आंसर बहुत सारे हैं, इसका अगर आंसर एनसीईआरटी के पीछे से मैच करोगे तो मैच नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, टिप्स क्या है कि जो b1 का गुणज है ना वो x के साथ लिख दो, और a1 का जो गुणज है वो y के साथ लिख दो। ठीक है, अदला बदली कर दो, टिप अदला बदली टिप्स इस कंडीशन में। और ये वाला जो है ना पीछे वाला, वो अपने हिसाब से कुछ भी मान लो, सेम वही मान सकते हो या फिर बदल के कुछ भी रख सकते हो। मैंने सेम वही मान दिया, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया, आंसर। अब ये वाला समीकरण है और ये वाला समीकरण है ना, इसमें तुम नियम लगाओगे तो ये नियम फिट बैठेगा। a1 बट्टे a2, a2 मेरा कितना है 2 है, b2 मेरा कितना है, अच्छा a2 मेरा 3 है, b2 मेरा 2 है, और c2 मेरा माइनस के 8 है। तुम इसमें ये नियम लगाओ, ये फिट बैठ जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो, एक समीकरण दिया हो और प्रतिच्छेद करना हो, तो a1 और a2 को अदला बदली कर दो x में, फट से आंसर आ जाएगा। सोचने समझने का छुट्टी, तो नोट में लिख देना अदला बदली करना है एक्स वाई का। ठीक है, ये लिख देना। नेक्स्ट, समांतर रेखा हो, समांतर की कंडीशन क्या होती है कि a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 बराबर हो, बराबर नहीं हो c1 बट्टा c2 के। तो इसमें टिप्स क्या है, आंसर जो आएगा आपका वो क्या होगा कि एक संख्या लेनी है और स्टार्टिंग के दोनों में गुणा करना है। स्टार्टिंग के दोनों में गुणा करना है, एक संख्या लेनी है और स्टार्टिंग के दोनों में गुणा करना है। जैसे मैंने 2 ले लिया, तो 2 दूनी 4, 4x, और 2 तियाँ 6y। कोई भी एक संख्या लो, स्टार्टिंग के दोनों में गुणा करना है और इसको चेंज कर देना है, अचर वाले को कुछ और मान लेना है। वहाँ माइनस के 8 था, यहाँ मैंने माइनस के 10 प्लस के 10 मान लिया। ये टिप्स है। जब भी समांतर हो, स्टार्टिंग के दो, एक संख्या लेनी है, स्टार्टिंग के दोनों में गुणा करना है और अचर बद को बदल देना है, कुछ भी डिफरेंट लग देना है। अगर वहाँ 8 था तो अगर जो चिन्ह है ना वो बदल दो बस, वहाँ माइनस था मैंने प्लस का 10 कर दिया। स्टार्टिंग में दोनों में एक संख्या से गुणा करना है और पीछे वाले का चिन्ह बदल देना है, समांतर में आंसर आ जाएगा। संपाति में क्या होता है, संपाति की कंडीशन क्या होती है, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 ये आपस में बराबर होने चाहिए, तीनों बराबर होने चाहिए। तो इसके आंसर लाने का जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, कोई भी एक संख्या लो और उसको पूरे में गुणा कर दो, पूरे में गुणा करना है आपकी बार। 3 लो, 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9 प्लस 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। एक संख्या मैंने 3 लिया और दोनों तरफ गुणा कर दिया। ठीक है, 3 गुणा 0 0 होता है, 3 से पूरे में गुणा कर दिया। कोई भी एक संख्या लो, पूरे में गुणा कर दो, तो ये कंडीशन को संतुष्ट कर देगा। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बता दिया है, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहे हैं, समीकरण इतना और इतना का ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो दिया क्या है, ठीक, हमें दिया है x माइनस के y प्लस का एक, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, समीकरण नंबर 1। दूसरा दे रखा है 3x प्लस का 2y और माइनस के 12, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 12। हमें क्या खींचने के लिए बोला है, हमें बोला है ग्राफ खींचो। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, हर एक समीकरण से 2 बिंदु निकालने होते हैं। ठीक, समीकरण 1 लिखते हैं यहाँ पर, x माइनस 1 बराबर माइनस के 1। देखो x का मान 0 मानूंगा
एक्स छुप जाएगा, छुप गया, देखो एक्स छुप गया, माइनस इधर भी है, माइनस माइनस से माइनस कटेगा तो वाई का मान क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये बिंदु पी आ गया। अब वाई का मान 0 मानूंगा, वाई छुप जाएगा, वाई छुप गया, एक्स बराबर क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है। एक्स में से 0 घटाओगे एक्स बचेगा, एक्स बराबर आ जाएगा -1। समीकरण 2 से इस पे आ जाओ। समीकरण नंबर 2 क्या है वो लिख दो, 3x प्लस के 2y बराबर 12। यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा। देखो x का मान मैंने 0 माना, x बेचारा छुप गया, 2y बचा, 2 छंग 12, ये बिंदु आ गया R, यहाँ S। अब y का मान मैंने 0 माना तो y छुप गया, क्या दिख रहा है 3x, 3 चौके 12, बिंदु आ गए। अब इन बिंदुओं को हमें दिखाना है ग्राफ पेपर में। इधर x का मान प्लस में, इधर x का मान माइनस में, ऊपर y का मान प्लस में, नीचे y का मान नेगेटिव में, और ये हो गया 0। ठीक, बड़े से बड़ा मान 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, समान दूरी पे लेना होता है, 1 2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब बिंदु को दिखाते हैं। पहला बिंदु क्या है, x पे 0 y पे 1, x पे 0 y पे 1, पहला बिंदु P। उसके बाद Q क्या है, x पे -1 y पे 0, x पे -1, ये -1 y पे 0, y पे हमें नहीं जाना है, y पे है 0, तो ये बिंदु आ गया Q। अब हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच देनी है, खींच दिया। समीकरण का नाम भी लिख दो, क्या है, x माइनस वाई बराबर -1। अब आ जाओ अगले वाले पे, x पे 0 है, y पे 6, x पे 0 y पे 6, ये बिंदु आ गया। बिंदु का नाम क्या है, R। फिर क्या, x पे 4 जाना है, y पे 0, x पे 4 गए और y पे 0, x पे 4 गए, y पे जाना ही नहीं है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचोगे रेखा। समीकरण का नाम क्या है, 3x प्लस के 2y बराबर 12। ठीक है, बराबर 12। अब देखो, ठीक है, अब आपको ये आंसर मिलेगा, बट ये मैंने ग्राफ पेपर में नहीं किया है। आपको एग्जैक्टली जो आंसर मिलेगा ना वो ग्राफ पेपर में ही मिलेगा, और ये आपको ग्राफ पेपर में ही करना है। बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा भी ना ग्राफ का, तो आपको ग्राफ पेपर वहाँ पे भी मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। वो एग्जामिनर से मानोगे तभी आपको आपका उत्तर के लिए आंसर ग्राफ में लिखोगे तभी मिलेगा, ऐसे वैसे लिखने पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखनिएगा। अब देखो, जब आपने ग्राफ खींच लिया है ना, अब क्या होगा, अब ये बिंदु आपको मिल गए, एक बिंदु यहाँ मिल गया, एक बिंदु यहाँ मिल गया, और एक बिंदु ये कटान बिंदु है, ये वाला बिंदु आपको चाहिए। इस बिंदु का नाम मैं टी दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हो वैसे, क्योंकि क्या बोला इसने कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष और त्रिभुज जो बन रहा है ना, इसको आपको छायांकित करना है। इसको आपको क्या करना है, छायांकित कर देना है, काला काला कर देना है, पूरा काला काला कर दिया। अच्छा, फिर निर्देशांक बोला है, त्रिभुज जो बनाए क्यू टी, ये वाला बिंदु क्या था, एश, क्यू टी एस, त्रिभुज हमारा क्या है, क्यू टी एस है, क्यू टी एस हमारा क्या है, त्रिभुज है। ठीक, तो निर्देशांक भी बोला है कि बताओ क्या क्या होगा, क्यू क्या होगा, टी क्या होगा, एस क्या होगा। क्यू हमारा क्या है, ठीक है, क्यू हमारा बिंदु क्या है, -1,0 है। एस क्या है हमारे पास, एस हमारे पास है 4,0, बस टी पता करना है। और ये जो टी है ना भाई, ये आपको ग्राफ पेपर पे ही पता लगेगा, क्योंकि मैंने ग्राफ में बनाया नहीं है। ग्राफ में अगर अब मैं बनाता, अगर आप भी बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि एक्स में कितना गया है, वाई में कितना गया है। ठीक है, तो गाइस जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे ना, तो आपको दिखेगा कि एक्स में कितना जा रहा है, 2 जा रहा है, और ये जो वाई पे ये जो बिंदु जा रहा है ना वो 3 जा रहा है। एक्स पे कितना जा रहा है, 2 जा रहा है, और वाई पे कितना जा रहा है, 3 जा रहा है। ये आपको देखने को मिलेगा ग्राफ। ये एक्स में जाएगा 2 और वाई में कितना जाएगा, 3। ठीक है, तो ये बिंदु आ जाएगा 2,3। ये हमसे पूछा गया था, छायांकित करने के लिए बोला गया था, वो हमने आराम से
कर दिया। कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन चीज़ है, ये चीज़ आपको ग्राफ में बनाना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ग्राफ पेपर में बनाने के ही इसको सही तरीके से आपको आंसर, आपका रिजल्ट मिल पाएगा। ये तो डाउट या दिक्कत भी रह जाएगी। ठीक, अब चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं उदाहरण। ठीक है, पहले उदाहरण पे आ जाते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली में आएंगे। उदाहरण करते हैं। उदाहरण नंबर 1 कह रहे हैं, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, ये जो समीकरण है और ये जो समीकरण है संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। किसके द्वारा हल कीजिए? ग्राफ के द्वारा हल कीजिए। बोर्ड एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न लिखे हुए आएंगे कि इस विधि से हल करो, तो उसी विधि से ही करना है, किसी दूसरी विधि से नहीं करना है। ठीक है, आई बात समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट है, और यही सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में बार बार पूछा गया है। ये सबसे पहले देखो, हम एग्जाम में जैसे लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। हमें जो दो समीकरण दे रखा है वो लिखेंगे, x प्लस 3y, कुछ भी बराबर के उस तरफ होगा उठाकर इधर लेके आना है। प्लस का 6 इधर के माइनस का 6 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमारे पास 2x माइनस के 3y प्लस का 12 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस के 12 हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी उधर होगा उठाकर इधर लेके आना है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहाँ, देखो यहाँ a1 क्या है हमारे पास? x का गुणन जब कुछ भी नहीं हो, गुणे में मैं 1 लिख सकता हूँ, a1 है 1। जब गुणे में कुछ भी ना हो ना गुणक, तो 1 होता है। b1 क्या है? y का गुणज 3। और c1 क्या है मेरा? माइनस के 6। a2 क्या है? दूसरे वाले में आ जाओ, x का गुणज 2। b2 क्या है मेरा? y का गुणज माइनस के 3। और c2 क्या है मेरा? माइनस के 12। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। नेक्स्ट हमें क्या निकालना होता है? अनुपात a1 बट्टा a2। जब भी संगत असंगत पूछेगा, प्रकृति पूछेगा कि किस प्रकार का ग्राफिक रूप दिखाएगा, तब तब हमें यह अनुपात निकालना पड़ेगा, तब। ठीक है, तो a1 मेरे पास क्या है? 1। a2 मेरे पास क्या है यहाँ पर? 2। b1 मेरे पास क्या है भाई? b1 मेरे पास है माइनस प्लस का 3, प्लस का 3। और b2 क्या है मेरे पास? माइनस का 3। तो यहीं से देखोगे 3 एक कम 3 माइनस का 1। तो ये चीज़ इसके बराबर नहीं है, चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। तो क्या होती है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है इस कंडीशन में, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। और प्रतिच्छेद करती हुई रेखा में ऐसा होता है, एक बिंदु प्रतिच्छेद करता है, और इसमें क्या होता है? इसमें होता है अद्वितीय हल। क्या होता है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल, केवल एक हल। ठीक है, ये मतलब होता है। और अद्वितीय जब जब हल होता है, तब तब क्या होता है? संगत। पहला आंसर तो ये निकल गया। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी? यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हो गया, पता चल गया कि भैया ये तो संगत है। अब जब संगत है, उसके बाद प्रश्न में क्या बोला गया है कि जो भी आपको दे रखा है ना समीकरण, उसको आपको ग्राफ के द्वारा हल करना है। ठीक है, उसको क्या करना है? ग्राफ के द्वारा हल करना है। अब बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप मैथ जब भी पढ़ रहे हैं, आपसे निवेदन है कि पहली बार आप सुनो और ऑब्जर्व करो। दूसरी बार जब वीडियो में ना आओ, उस क्वेश्चन को यूट्यूब से पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है कि पहली बार सिर्फ क्वेश्चन देखना, सर पढ़ा रहे हैं तो ये गलती मत करना है कि लिख भी रहे हो देख भी रहे हो, नहीं, ये नहीं करना। स्टार्टिंग में पहली बार सिर्फ देखना ही देखना है, आराम से देख लिया क्वेश्चन, उसके बाद दूसरी बार में क्वेश्चन लिखते हुए देखो। ठीक है, एक लाइन सर बोल रहे हैं, उसके बाद लिखो, फिर आगे बढ़ो, फिर लिखो। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन एकदम डिक्टो 100% समझ में आ जाएगा। ये होता है बेस्ट तरीका। ठीक है, अब हमें ग्राफ खींचना है, ग्राफ द्वारा हल बताना है ना। तो देखिए, हमें दिया क्या है, ग्राफ कैसे खींचा जाता है ये भी आपको पता लग जाएगा। x प्लस के 3y, ये पहला समीकरण है। देखो, ग्राफ खींचने के लिए ना क्या करना होता है कि जो अचर पद है उसको दाईं तरफ ही रहना होता है, इसमें ये है। और जो दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 2x
माइनस के 3y बराबर 12। ये हमारा दूसरा समीकरण है। ये समीकरण 1 से और ये समीकरण 2 से। ओके, किसी भी समीकरण से हमें कितने बिंदु निकालने? 2। और जो भी बिंदु होता है, देखो भैया आपको पहले ही पता होगा कि भैया जो बिंदु होता है, ठीक है ना, बिंदु में पहले x निर्देशांक होता है और फिर y निर्देशांक होता है कि नहीं? तो x निर्देशांक और ये जो y निर्देशांक है, ये जो भी होंगे ये आपके पूर्णांक होने चाहिए। जो भी आप मान रखोगे x का और y का, आप x का और y का कुछ भी मान रख सकते हो, फ्री हो, लेकिन ऐसा मान रखना है x का कि हल करने पे y का मान पूर्णांक ही आए। ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए देखिए, कुछ भी मान सकते हैं, मैंने बोला कुछ भी मान सकते हो। माना x बराबर मैंने 0 मान लिया, यहाँ रखूंगा मैं 0 प्लस 3y बराबर 6, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा? 6। 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आ गया? 2। ठीक है, अतः पहला बिंदु क्या आ गया? P नाम देते हैं। पहले x होता है, x को आपने 0 माना है, फिर y होता है, y आपका 2 मिला। ठीक है, अब जो इस समीकरण में x 0 आपने मान लिया, दोबारा नहीं मान सकते, ये y आप दोबारा नहीं मान सकते। ठीक है, अब की बार मैं क्या करूँगा? माना y बराबर 0 मान लेता हूँ, माना y बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो गया? x y की जगह पे मैंने 0 मान लिया, इधर है 6। x 3 गुणा 0 0 होता है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे वही संख्या होती है। x का मान आ गया 6, तो जो बिंदु Q होगा, ये से P बोले से Q बोल देंगे, पहले x आता है, x हमें मिला 6 और y हमने 0 माना था। तो एक समीकरण से 2 बिंदु निकालने होते कम से कम, वो हमने निकाल दिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे समीकरण में, समीकरण नंबर 2 से। ऊपर लिखोगे क्या? समीकरण नंबर 2 से। देखो, मानते हैं, माना पहले x बराबर 0 और y बराबर 0 से ट्राई करना, क्या पता क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, या फिर x की जगह पे 1 माइनस का 1 2 माइनस का 2 ये सब रखकर ट्राई करोगे। ठीक है, तो मैं x की जगह पे 0 मान रहा हूँ, x की जगह पे 0 मानेंगे 2, x की जगह पे 0 3, इधर है 12। देखो 2 गुणा 0 क्या होता है? 0। 0 में से 3y घटाना है, 0 में से 3y घटाएंगे, माइनस का 3y बचेगा। देखो, ठीक है, माइनस का 3y गुणे में जरा के बट्टे में आ गया, 3 चौके 12, तो y का मान क्या आ गया? माइनस के 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बिंदु पी क्यू, इस बिंदु को मान लेते हैं r। पहले x आता है, x आपने 0 माना था, y आपको मिला माइनस के 4। ठीक, अब दोबारा से माना अब की बार मैं y 0 मान लेता हूँ, y बराबर 0 मान लेते हैं, तो रखो यहाँ पर 2x, y की जगह पे मैंने रखा 0, तो 2x 3 गुणा 0 क्या हो जाएगा? 0। किसी भी संख्या में से 0 घटाने पे वही संख्या आ जाती है, 2 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 2 छंग 12, तो x का मान क्या आ गया भाई? 6 आ गया। तो बिंदु क्या हो जाएगा? एस बिंदु, पहले x आता है और फिर बाद में क्या आता है? y आता है, y आपने 0 माना था। तो इस समीकरण से भी 2 बिंदु निकाले थे, इस समीकरण से भी हमने 2 बिंदु निकाल लिए। तो बिंदु निकालने का काम है वो तो हमने कर दिया, अब हमें क्या खींचना है? ग्राफ। देखो भाई, आप ग्राफ ना, ग्राफ पेपर आपके पास होगी, वहीं बनाना है। ठीक है, वहीं पर आपको ग्राफ पेपर बनाना है। तो ये एक्स अक्ष होता है, इधर एक्स का मान प्लस में, इधर एक्स का मान माइनस में होता है, ऊपर वाई का मान प्लस में, नीचे वाई का मान माइनस में होता है, और ये हमारा केंद्र होता है। ठीक है, उसके बाद बिंदु समान दूरी पर खींचते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे दिखा देना बिंदु। अब आ जाओ प्रश्न में, पहला बिंदु क्या है मेरे पास? x में 0 है, y पे 2, ये x पे 0 ये हुआ, y पे 2 प्लस का 2, ऊपर प्लस कम होता है,
ये आ गया पहला बिंदु, ये हमारा पहला बिंदु मिल गया P। उसके बाद क्या है, x पे 6 जाना है और y पे 0। x पे 6 गए, y पे 0 का मतलब y पे जाना ही नहीं है, यहीं आ गया P Q बिंदु। फिर क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचनी है। आप किससे मिलाओगे, आप पटरी से मिला के खींच दोगे, स्केल से। ये जो स्केल होती है आप क्या करोगे, यहाँ रखोगे और ऐसे खींच दोगे, ठीक है। और समीकरण का जो नाम है वो यहाँ लिख देना है, क्या है, x प्लस 3y बराबर 6। फिर देखिए अगला समीकरण क्या है हमारे पास, उस पर आ जाओगे। पहला बिंदु क्या है, x पे 0 y पे माइनस का 4, x पे 0 y पे माइनस का 4, ये ठीक हो गया। ये बिंदु का नाम क्या है, R। और S के x पे 6 y पे 0, x पे 6 जाना है y पे 0, ये ऐश है। अब इन दो बिंदुओं को हमें मिलाते हुए रेखा खींच देनी है और समीकरण का नाम लिख देना है 2x माइनस के 3y बराबर 12, ठीक है। ये हमने खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस समीकरण का और इस समीकरण का जो कटान बिंदु है, जहाँ पे कट किया है, वो क्या है, 6,0। एच और क्यू दोनों 6,0 ही है ना। ये बिंदु और ये बिंदु क्या, दोनों में उभयनिष्ठ है। अगर दो समीकरण के दो बिंदु अगर उभयनिष्ठ आ गए तो वही उभयनिष्ठ बिंदु आपका हल होता है। कोई जरूरी नहीं कि उभयनिष्ठ बिंदु हर बार समीकरण में मिलेगा, आपका कटान बिंदु मिलेगा एक। तो कटान बिंदु क्या करना है, जहाँ पे कटान बिंदु मिलेगा आपको देखना है कि x में कितना गया और y में कितना गया। देखो इधर x में कितना गया था 6 और y पे गया ऊपर, गया ही नहीं, y पे 0। तो ये बिंदु क्या है, 6,0। ये x होता है, ये y होता है, अर्थात x का मान क्या आ जाएगा 6 और y का मान क्या आ जाएगा 0। ये हमने निकालना है ग्राफी विधि से। ये हमने किससे निकाला है, अगले उदाहरण में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण क्या बोल रहा है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। ग्राफ द्वारा बोला है इसने, ठीक है। बच्चे प्रश्न नहीं पढ़ते, यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, अनुपात के द्वारा चेक करने लग जाते हैं। यहाँ कहीं पर भी बोला है कि अनुपातों की तुलना कीजिए, नहीं बोला है। प्रश्न में बोल देगा भाई अनुपातों की तुलना करके निकालो या फिर ग्राफ द्वारा निकालो। अब ग्राफ द्वारा अगर बोला है इसने तो आपको ग्राफ से ही हल करना है, दूसरी विधि से नहीं हल करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो देखो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है हमें, समीकरण दे रखा है 5x माइनस के 8y प्लस का एक उतरा के क्या हो जाएगा माइनस के 1, क्योंकि ग्राफ खींचना है। ये समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x 24/5, 3/5। अच्छा ओके, तो पहले इसको हल करना पड़ेगा, समीकरण नंबर दूसरे को सही से लिखना पड़ेगा। देखो ये क्या है, 3x 24/5 y और ये प्लस के 3/5, इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 3/5 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लेंगे, लॉसअप आ जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15x, 3 दूनी 24y और यह -3, ठीक है। इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5 कट गया, ऊपर से क्या आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, 3 ही बचे 15, 3 ही 8 24, ठीक है। 3 इधर गुणा में उधर के क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा, ये चिन्ह लगाते रहना, ठीक। सो देखो ये 3 जो गुणा में इधर के बट्टे में आ गया, 3 एकम 3। तो जो दूसरा समीकरण आ जाएगा वो आ जाएगा 5x माइनस के 8y बराबर माइनस का 1। इसी वजह से बच्चे घबरा जाते हैं, समीकरण को देख रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी बट्टे बुट्टे में दे हम सरल कर लेंगे, सिंपल कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हमारा सही रूप मिल जाएगा। अब ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब हमारा काम क्या होता है कि हर समीकरण से 2 बिंदु निकालना और फिर उसका ग्राफ खींचना, ठीक है। तो देखिए इस समीकरण में आ जाते हैं, देखो देखो आप x का और y का मान कुछ भी मान सकते हो, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। बस ये दिखाना है कि हल कैसा है। अब बिंदु खींच के आप आइडिया लगा लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हल निकालने के लिए नहीं बोला है, जब हल निकालना हो तो पूर्णांक निकालना x और y की मान। लेकिन ग्राफ के द्वारा अगर हमें
जांच करनी है कि भाई कैसा होगा, इसका प्रकृति कैसा होगा। ठीक है, तो बिंदु तुम कुछ भी निकाल लो। ठीक है, तो पूर्णांक का चक्कर नहीं रहता है। देखो मैं क्या करता हूँ, माना माना x बराबर मैंने क्या मान लिया, 8 है ना, तो उधर माइनस है, तो क्या करते हैं, x का मान मैंने 1 मान लिया। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, 1 मान लिया मैंने, x की जगह पर 1 रखो, माइनस के 8y माइनस के 1। तो देखो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, ये माइनस के इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 1, और ये माइनस का 8y उधर के प्लस का 8y, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8y। तो 6/8 हो जाएगा, है ना, ये गुणे के इधर के बट्टे में आ जाएगा। काटोगे, 2 तियाँ 2 चौके 3/4। ठीक है, 3/4 यानी कि y का जो मान आ गया वो आ गया 3/4। अगर दशमलव में इसको अगर हम निकालें, दशमलव में अगर हम देखें तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, 4 से भाग दे के देखो, दशमलव लगाओगे 0 पड़ेगा, 4×7=28। ठीक है, तो बचेगा 0 लग जाएगा, 4 चौको 16, नहीं 4×5 = 20, पूरा पूरा चला जाएगा ना, 4×5 = 20 पूरा पूरा चला जाएगा। तो 0.75 आ जाएगा, 0.75। तो पहला जो बिंदु P आया मिला मुझे, x मैंने 1 माना और y मुझे 0.75 मिला। ठीक है, ये पहला बिंदु मिला, इसी में रखेंगे दूसरा। देखो अब क्या करूँगा मैं, माना y को मैंने 0 मान लिया, यहाँ पर समीकरण 1 में रख रहे हैं ये 5x, 8 y की जगह पे 0 रखा, यहाँ है माइनस का 1, तो ये 5x, किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर दे 0 हो जाते हैं, यहाँ बचेगा सिर्फ 5x। ठीक है, सो देखिए ये 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ गए। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस, दशमलव भाग देंगे, 5×10। ठीक है, पॉइंट का 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिल गया, क्यू बिंदु में x आपको मिला है 0.20 और y आपने क्या माना था 0। देखो ठीक है, ये आपका x पहला बिंदु है, ये आपका दूसरा बिंदु है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 2 बिंदु आपके निकल गए। अब क्या है, इस समीकरण 2 से भी आपको 2 बिंदु निकालना है। अच्छा, आपने नोटिस किया एक चीज, आपने एक चीज नोटिस नहीं किया, मैंने भी नहीं किया था स्टार्टिंग, अब नोटिस कर रहा हूँ कि भैया जो पहला समीकरण है और जो ये जो दूसरा समीकरण है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है ना, शक्तिमान आपने देखा है। तो देखिए ये दोनों सेम चीज लोग हैं, दिखने में अलग अलग है लेकिन रूप सेम है। तो ये संपाती रेखा है, इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ये सब बिंदु निकालने की भी जरूरत नहीं है बच्चों, आप क्या लिख दोगे, चूंकि दोनों समीकरण का रूप एक ही है, एक ही है, अतः यह संपाती होगा, संपाती होगा। और संपाती जब होगा तो अनेक हल होगा, अनेक हल होगा तो क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, अब इसी टॉपिक पे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे पास एक समीकरण है x+2y = 3। ठीक है, अब इस समीकरण को मैं किसी भी k से गुणा कर दूं, यहाँ पर k कुछ भी हो सकता है, 2 3 5। ठीक है, तो और एक जो नया समीकरण आएगा हमेशा वो एक दूसरे पर आश्रित होंगे, इसे आश्रित समीकरण भी कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में आ जाता है ऑब्जेक्टिव नंबर में, एक समीकरण 4 समीकरण दिए होंगे, एक समीकरण दिया होगा, बोलेगा कि इसका आश्रित समीकरण कौन सा है बताइए। तो आश्रित क्या होता है, एक ऐसी संख्या लेंगे जिसपे पूरे इधर भी और उधर भी गुणा किया गया होगा। जैसे मेरे पास ये x+2y = 3 है ना, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, 2x 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4y और ये हो जाएगा 2 3 6। तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण का ये क्या है बच्चों, आश्रित समीकरण है। ये क्या है भाई,
ये आपका आश्रित समीकरण है। तो आश्रित समीकरण क्या होता है? एक समीकरण आपको दिया होगा, एक ऐसी संख्या से हमें गुणा करना होगा दोनों तरफ, और जो समीकरण हमें मिलेगी वो आश्रित समीकरण होगी। संख्या जो जिससे आप गुणा करोगे, 2 से आप इधर गुणा कर रहे हो, 2 से उधर भी गुणा कर रहे हो, ये नहीं कि इधर 2 से गुणा किया उधर 4 से गुणा किया, नहीं, एक संख्या लेनी है, दोनों तरफ गुणा कर देनी है, जो समीकरण आएगा वो आश्रित हो जाएगा। उस पर निर्भर कर रहा है आश्रित का मतलब, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बोर्ड एग्जाम में आता है भाई। तो देखिए, इस समीकरण का ये क्या है? आश्रित समीकरण है, क्योंकि इसको जब हमने हल किया यही आ गया। इस वजह से इसका जो हल होगा वो क्या होगा? संपाती होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। कह रहे चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई, ठीक है, एक सेल में, ठीक है, सेल लगा पड़ा है। अच्छा, यहाँ चंपा जब आ गया तो चंपा मेरी वाइफ का भी नाम है, जिससे मैं प्यार से चंपा बुलाता हूँ उसे। उसका जो ओरिजिनल नाम है वो चेतना, लेकिन मैं उसे चंपा बुला दूँ। तो चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई, ठीक है, पैंट और स्कर्ट खरीदने गई है। उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, मतलब नग मतलब कितने खरीदे, जैसे ये नग मतलब संख्या हो, समझ लो आप। उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन करने के लिए ना आपको प्रतिस्थापन विधि आनी चाहिए, आपको विलोपन विधि आनी चाहिए, जो कि अभी तक मैंने आपको सिखाया नहीं है। और ये जो प्रतिस्थापन विधि है, ये जो विलोपन विधि है, ये प्रश्नावली 3.2 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर आपको देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुण विधि से हल किया है, इसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके जरूर देख लेना। ठीक है, तो प्रश्न को बनाते हैं। माना माना पैंट की संख्या, कह रहे हैं कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने की जब उसकी सहेलियों ने पूछा प्रत्येक के कितने रखे, उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। अच्छा, माना पैंट की संख्या, पैंट, ठीक है, पैंट की संख्या को हम x मान लेते हैं तथा स्कर्ट स्कर्ट की जो संख्या है उसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इस प्रश्न को हल करना भी आपको सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। फिर आ जाओ प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, पहले शर्त में आ जाते हैं। पहले शर्त में क्या बोला गया है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। ठीक है, स्कर्ट की जो संख्या है, ठीक है, क्या बोला, पैंट की संख्या की 2 गुनी, पैंट की संख्या x है, उसके 2 गुनी से कितना कम है, 2 कम है, ये बोला है प्रश्न ने। समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर आ जाओ द्वितीय शर्त अनुसार। ठीक, द्वितीय शर्त में आ जाओ। क्या बोला है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की, स्कर्ट की संख्या यानी कि y, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी, पैंट की संख्या कितनी है, x की 4 गुनी से भी 4 कम है, 4 गुनी से भी 4 कम है। ओके, ये मना दूसरा समीकरण आ गया। ठीक है, अब आप देखो, ये भी y है, ये भी y है, तो ये चीज इसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तुलना कर देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से देखो ना भाई, ये भी y है, ये भी y है, तो ये चीज इसके बराबर आ जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4 जो होगा वो हो जाएगा 2x माइनस 2 के बराबर। अब क्या करना है, x को एक तरफ लेके आना है, प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और माइनस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। 4x में से 2 का x घटाओगे तो 2x बचेगा और यहाँ बचेगा 2।
ठीक है, यहाँ 2 गुणे में इधर की पट्टी में आ जाएगा 2 1 कम 2, x का मान क्या आ गया 1। अब इस x के मान को उठाकर किसी भी एक समीकरण में रख दो, चूंकि y बराबर क्या है 2x माइनस का 2 है, तो x के जगह पर 1 रखो। ठीक है, 2 1 कम 2 माइनस 2, तो y का मान क्या आ जाएगा 0 आंसर। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि पैंट उसने खरीदा है 1 और स्कर्ट उसने 1 भी नहीं खरीदा है, 0। सिंपल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई विधि की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया। एनसीईआरटी वाले बड़े स्मार्ट होते हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली में ये चीज़ आएंगी नहीं, तो उस आधार पर प्रश्न भी नहीं रखा है इन्होंने। बड़े शानदार बुक होती है एनसीईआरटी, और बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, एनसीईआरटी लेवल का ही आता है। आपको इधर उधर किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फॉर बोर्ड एग्जाम, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया होगा। इस तरीके से पूरी प्रश्नावली, सारे उदाहरण हमने कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।